नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो सीडीपी के समावेशी शिक्षा, लैंगिक भेदभाव, वंचित वर्ग के छात्र, अधिगम विकार, प्रतिभाशाली बच्चे और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित रहने वाला है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें हमने जुलाई 2024 से 2011 तक के उन संभावित प्रश्नों को लिया है जो 14 दिसंबर के पेपर में पूछे जा सकते हैं या उनके जैसे प्रश्न ही आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। 4 से 5 प्रश्न आसानी से इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं? पहली बात ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। एक प्रश्न पेपर 1 या 2 में हर बार इस तरीके का आता ही आता है। ठीक है, यहाँ देखिए लड़के और लड़की में क्या होता है, भेदभाव हो रहा है। जैसे ही लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाए, किसी भी तरीके का प्रश्न हो जहां भेदभाव आपको दिखाई दे, वहां सीधे आंसर होगा रूढ़िवादिता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो जेंडर रूढ़िवादिता होगा। तो समानता तो बिल्कुल नहीं है, समानता थोड़े ना है यहाँ पर। ठीक है, समता भी नहीं है और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की बात भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप पेपर करें तो नहीं वाले को जरूर नॉट लिखा होता है, तो ठीक है, इसको जरूर कंसीडर करें। ठीक है, अब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास में। ठीक है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है, ये जरूरी है। वैयक्तिक भिन्नताओं में डेवलपमेंट में उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पे काम करने का अवसर देना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये जरूरी है। ठीक है, उन्हें बहुविध तरीके से काम में शामिल होने के अवसर देना बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। तो जो वैयक्तिक भिन्नताओं के विविध बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हमें विविध अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग या पृथक्करण करना, ठीक है, तो ये गलत होगा। कहीं भी आप ध्यान रखिए, कहीं भी नामीकरण, लेबलिंग या पृथक्करण जैसे शब्द दिखें, ठीक है, तो वो आंसर गलत होगा। और यहाँ पर देखिए गलत वाला ही ऑप्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो उनमें अभाव नहीं होता है, बल्कि वो अच्छे से समझ पाते हैं। उनमें सहपाठियों की तुलना में धीमी गति से प्रतिक्रिया देने का गलत, बल्कि वो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। चुनौती भरे काम को तुरंत छोड़ देते हैं, नहीं बल्कि चुनौती भरे काम को सहज स्वीकार करते हैं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, समाधान खोजने के प्रति क्या करेंगे बेटा, इच्छा प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देता है। किसके निष्कासन पर बल देता है? ठीक है, प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, भेदभाव। तो समावेशी शिक्षा भेदभाव का निष्कासन जरूरी है, यानी कि समावेशी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता छात्रों के साथ। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ऑलरेडी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसे डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें याद रखिए अगर जो अधिगम विकार है, डिसलेक्सिया, ADHD और ऑटिज्म, यानी कि ASD, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित सामग्री के बोध में। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि लिखित सामग्री है तो ये डिसग्राफिया होगा, नहीं। यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ पे लिखा है बोध में, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, जो लिखा हुआ है उसको समझने में, यानी कि पढ़ने में। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि डिसलेक्सिया क्या होगा, लिखित सामग्री के बोध में। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में इसे गलत हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में थोड़ा ना होता है ये। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझने में ये भी गलत होगा और चित्र बनाने में ये भी गलत। तो सही ऑप्शन होगा पहला। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। यानी जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, 1-2 बातें ध्यान रखिए, उनको पहले हमें तो सहज करना है। ठीक है, सहज करना है और दूसरा उनके लिए अवसर देना है।
ठीक, ये दो बातों से हमेशा आपका प्रश्न सही हो जाएगा वंचित पृष्ठभूमि के। ठीक है, उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें तो हमेशा नेगेटिव है, और ढेर सारा लिखित काम वैसे भी नेगेटिव है किसी भी बच्चे के लिए। उनके संदर्भ में और जानने का प्रयास करें और उन्हें चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल सही है, चर्चा में शामिल करना क्या उन्हें अवसर दे रहा है, और उन्हें जानने का प्रयास करना क्या कर रहा है, उनके लिए और टीचर दोनों के लिए सहज कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं, गलत, अलग नहीं बिठाना है, साथ बिठाना है, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा। उन्हें अनदेखा करें, अनदेखा किसी को नहीं करना है, वह अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं करने दें या करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वालीनता या ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना होती है? इसे ASD कहते हैं। ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बेटा डिसऑर्डर। इसमें एक बात ध्यान रखिए आप, इसमें एक ही बात है, इसे सोशल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, बस। अगर इतनी बात याद कर ली आपने तो समझ लो एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा, कभी भी इससे गलत नहीं होगा। तो सोशल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होगी, यानी कि सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होगी, यानी कि दूसरों से इंटरेक्ट करने में उससे समस्या होगी। तो सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण में कठिनाई। बाकी सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा नहीं। ठीक है, इच्छा तो कर सकता है, और बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, ये गलत है। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल नहीं होगा, क्योंकि निम्न स्तरीय सामाजिक कौशल होगा, क्योंकि उसे संप्रेषण में कठिनाई हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, हाथ और आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? ध्यान रखिए, जब भी संतुलन और शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करे, यानी शारीरिक समन्वय ना हो, क्या ना हो, शारीरिक अंगों में समन्वय ना हो, तो हमेशा ध्यान रखिए डिस्प्रैक्सिया आंसर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन ध्यान रखिए, हिंदी वर्जन कभी कभी चेंज भी हो सकता है, तो हमेशा डिस्प्रैक्सिया, तो गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, भाषा वैकल्य क्या होता है, डिसअफेजिया मतलब भाषा में विकार, गुणज वैकल्य डिसकैलकुलिया गणित में विकार, पठन विकार यानी कि डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जेंडर क्या है? तो ध्यान रखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है, यानी कि समाज द्वारा निर्धारित होता है। जो महिला पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा कहाँ होगा, समाज संरचनाओं या समाज द्वारा। पूरी गलत, वंशानुगत कारकों द्वारा गलत, वंशानुगत कारकों द्वारा बेटा सेक्स निर्धारित होता है, लिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिंग निर्धारित की बात आएगी तो होगा वंशानुगत कारकों द्वारा। ठीक है, और आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, गलत है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, ये जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा अवधान अत क्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे इसका जो नाम ही बहुत है, अगर आप एक बार इसका नाम अच्छे से याद कर लें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखिए, अटेंशन डेफिसिट यानी कि एकाग्रता की कमी, और हाइपर एक्टिविटी यानी कि एक्सेस मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना, हिलते डुलते रहना, और इसके साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए, इम्पल्सिविटी। ठीक है, इम्पल्सिविटी याद कर लीजिए। ठीक, इम्पल्सिविटी का मतलब आवेगशीलता, यानी बिना सोचे समझे किसी आंसर करना या कोई काम करना। ठीक है, तो एक तो मतलब अटेंशन की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी मतलब हिलते डुलते रहना। ठीक है, और इम्पल्सिविटी यानी कि आवेगशीलता, बिना सोचे समझे आंसर करना। ठीक है, या रिएक्ट करना। तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, सिर्फ आवेगशीलता मिल रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवेगशीलता, बाकी आंसर गलत है। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, वो केंद्रित ही तो नहीं रह पाते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। धीमी क्रियाशीलता स्तर, तो ये भी गलत है। ठीक है, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर, बिल्कुल गलत है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी का मौखिक विवरण देना। बिल्कुल सही है, दृष्टिबाधित है तो हम उसे मौखिक विवरण ही दे सकते हैं। चार्ट दिखाना, वो देख ही नहीं सकती। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, संकेत देख ही नहीं पाएगी वो, उसकी तरफ बार बार देखना तब भी वो नहीं देख पाएगी, उसे क्या पता चल रहा है कौन उसकी तरफ देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में से क्या जरूरी है? तो अनम्य पाठ्यक्रम गलत। अनम्य का मतलब होता है कठोर, तो कठोर पाठ्यक्रम थोड़े ना होगा, बल्कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, नम्य होना चाहिए। नम्य, नम मतलब लचीला, तो ये गलत हो गया। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल गलत है। परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित नहीं, बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। उचित समायोजन, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि इसके लिए उचित समायोजन होना चाहिए। दुर्गम इमारती संरचना थोड़ी ना होनी चाहिए, बल्कि सुलभ इमारती संरचना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30 नंबर देखिए, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और ये है पहला जो ऑप्शन था, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों, या रूढ़िवाद का मतलब पूर्वाग्रह, ठीक है, तो उनको चुनौती दें, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवाद को चुनौती दें। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, पक्षपात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। देखो फिर वही बात आ गई जो पहला प्रश्न था, ये कथन किसका उदाहरण है? तो सही आंसर होगा जेंडर रूढ़िवाद। पक्षपात नहीं, बस यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पक्षपात नहीं बेटा, जेंडर रूढ़िवादिता होगा, समता और सशक्तिकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, तो जो शब्द प्रतिस्पर्धा या तुलना करना है, ठीक है, ये ही जो है समावेशन में बाधक है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिस्पर्धा और तुलना समावेशन में बाधक है, नेगेटिव कीवर्ड है। बहुसंवेगी उपागम सही होगा, आधारभूत संरचना सुगम्यता भी सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? कठिनाइयों को पहचानने का सबसे व्यापक तरीका होता है केस स्टडी, किसी बात की केस स्टडी करना। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, देखो मानकीकृत बुद्धि लब्धि, मानकीकृत जहां देखे वो तो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। बहुविकल्पीय वाले सवाल पर आधारित परीक्षण, ये भी गलत है, ठीक है। परीक्षण तो किसी भी तरीके का, साल के अंत में एक परीक्षा, किसी भी तरीके का परीक्षा, शस्त्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, सत्रांत परीक्षा, ये सब गलत है, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसमें केस अध्ययन, यानी कि केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? तो जो पहला ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, गलत। जो व्यक्तिगत भिन्नता है, हमेशा ध्यान रखिए, इसको एज ए रिसोर्स देखना है, एज ए संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, ना कि बाधा के रूप में। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार से असमान व्यवहार, गलत। और अभिसारी चिंतन के नतीजे नहीं, बल्कि अगर अपसारी चिंतन में देखना चाहिए, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत यानी प्रमोट किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है कि अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, ठीक है, और यूनिवर्सल डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम जो होता है किसी कार्य करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर बल देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगम में तो मैंने बताया था, अगम या वैज्ञानिक तरीका सब नेगेटिव कीवर्ड है। अगम मतलब कठोर आधारभूत ढांचा, अभिकल्पित या अभिकल्पित मतलब डिजाइन करना, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करना भी नेगेटिव है सहयोग के लिए, ठीक है, तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो कैसा हो? विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, यानी कि जो विविधता है,
ठीक है, उसको एक्सेप्ट करे। वही बात है, किसको, जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं उनको एक्सेप्ट करे, एज ए रिसोर्स के रूप में यूज करे। रूढ़िवादियों और नामीकरणों को बढ़ावा दे, बिल्कुल गलत। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करे, गलत। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, मैंने पहले ही बताई है, ये भी गलत। सत्य धारणा, प्रतिस्पर्धा, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा सीटेट सीडीपी का एक टैग वर्ड वीडियो, वहां से देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? दृष्टिबाधिता के, तो ब्रेल किताबें ये तो उपयोगी हैं, स्पर्शनीय मानचित्र या 3D वगैरह जो चीजें हैं वो भी उपयोगी हैं, लिपिक की मदद करना भी उपयोगी है, बस लिखित परीक्षा, क्योंकि वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है, देख नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सा गुण प्राय स्वालीनता गृहित अभ्यर्थियों में देखा जाता है? गुण की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो गुण होता है एक, इनमें वो होता है पुनरावृत्ति व्यवहार, ठीक है, बार बार रिवाइज करना। और एक बात और होती है इनमें, जो पुनरावृत्ति व्यवहार होने के कारण ये बारीकी से नजर रखते हैं या किसी बात पे गहन नजर रखते हैं। क्या होगा? गहन नजर रखेंगे किसी चीज पर, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक नम्यता गलत। उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल नहीं होता बल्कि निम्न स्तरीय, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल और दूसरों से इंटरेक्ट करना, यही तो समस्या होती है इनमें, दिनचर्या में बार बार बदलाव की चाह, ये भी गलत है। 22 देखिए, निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो देखिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा प्रशिक्षण, ये तो हमेशा ही गलत होगा। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, ये भी गलत होगा। अनदेखी थोड़ा ना करनी है, बल्कि सहज करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। पारस्परिक के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को समुन्नत करना, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जो पारस्परिकता है, एक दूसरे से जो बात करना या जो समझने का विकास करने वाली विद्यालय की जो संस्कृति है उसको प्रमोट करना है, ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। केवल आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा, और वैसे भी प्रभुत्ववादी संस्कृतियों के प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना, ये भी गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जेंडर प्रमुख रूप से क्या है? मैंने बताया था, जेंडर एक सामाजिक समाज द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, तो सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जेंडर किससे निर्मित है जबकि लिंग? इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, एक दो प्रश्न हमेशा मिलेगा। तो हमेशा जेंडर सामाजिक है और जो लिंग है, सेक्स है, वो बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, तो पहला ऑप्शन सही होगा, ये नैतिक और ये सारे गलत होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं को क्या करना चाहिए? उन्हें एज ए रिसोर्सफुल देखना चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होगा। अनदेखा करना, मिटा देना, दमन करना यानी नष्ट करना, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? तो अवरोध होता है, पहला ऑप्शन सही है, रूढ़िबद्ध और स्थापित जो धारणाएं हैं, यानी कि जो पूर्वाग्रह हैं उनके ही द्वारा। उन्हें ये माना जाता है कि जो पिछड़ी बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं वो सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं हैं वो ही परेशान करती हैं। बाल केंद्रित उपागम तो सहायता करेगा, रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी सहायता करेगा, और वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना भी सहायता करेगा। तो जो नहीं सहायता करेगा, ये जो ऑब्स्टेकल के रूप में यूज होगा, वो है फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, यानी कि जो जैसा बच्चा है उसको उसकी जो एबिलिटी है उसके अनुसार कार्य देकर, तो ये ऑप्शन सही होगा। मानकीकृत निर्देश, ये तो हमेशा मानकीकृत शब्दाय काट दो, इसके लिए केवल शब्दाय काट दो। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके फिर जो अन्य छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले, ठीक है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? बताया था ASD ऑटिज्म, ठीक है, या स्वालीनता विकार। ADHD का नहीं है, ADHD का तो आवेगशीलता है, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ बात बताना। पठन विकार है, गणित संबंधित विकार है, गुणज वैकल्य। 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर एक, समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए? कि फर्नीचर और भौतिक वस्तुओं कक्षों में जल्दी परिवर्तन करना, बस किसी चीज में जल्दी परिवर्तन करना क्या होगा? हानिकारक रहेगा दृष्टिबाधिता से जूझना या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से जूझने वाले छात्र हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का उपयोग बहुत फायदेमंद होगा। मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग, स्पर्शनीय सहायक यानी 3D जैसी सामग्रियों का प्रयोग हेल्पफुल होगा।
30 नंबर देखिए, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब अलग अलग क्षमताओं वाले हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं विभेदित निर्देश, यानी कि इसे कहेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो है, इसका मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब होता है कि जो बच्चों की रुचि, जरूरत और क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का तैयार करना, ठीक है, या जो बच्चों की क्षमता, रुचि या जरूरत है उसके अनुसार सिखाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विभेदित निर्देश कहते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मान की गलत तो गलत है, उद्दीपन अनुबंधन गलत है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।